गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध। दोस्तों आपको बताते चलें, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया है? यूनानी और अरामाइक। अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है भीमबेटका। भीमबेटका हुंसकी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता। मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है? बोलन दर्रा। दोस्तों आपको बताते चलें कि मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है जो कि वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? सही जवाब है बकरी। दोस्तों आपको बताते चलें कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पुरास्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? इसका सही जवाब है दावजली हेडिंग। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि दावजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठाश्रम के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठाश्रम उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हमें पता होना चाहिए कि दावजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों के अनुसार संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष किस पुरास्थल से मिले हैं? इसका सही जवाब है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा और मेहरगढ़ से चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से संभवतः कुछ भंडारण के काम आते होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है? इसका सही जवाब है हड़प्पा। दोस्तों आपको बताते चलें कि हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें और पता होना चाहिए कि इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से ये सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। हमारा अगला प्रश्न है,
हड़प्पा पुरा स्थल किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है पंजाब, पाकिस्तान। दोस्तों, लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा प्रस्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? सही जवाब है मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सही जवाब है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही जवाब है लाल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है गुजरात। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त थे, परंतु एक नगर तीन भागों में बटा था। वह नगर कौन सा है? इसका सही जवाब है धौलावीरा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था और इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक बड़ा खुला मैदान था। और यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा का लोथल नगर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। हमारा अगला प्रश्न है, वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब है ऋग्वेद। दोस्तों, आपको बताते चलें कि वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। अगला पॉइंट भी हम नोट कर लें कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम वनस्पतियों के अधिपति हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? इसका सही जवाब है दस्यु।
दोस्तों आपको बताते चलें कि आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। हमारा अगला प्रश्न है, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा सही जवाब है घोड़। दोस्तों आपको बताते चलें कि इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लेटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? सही जवाब है चिकित्सा। दोस्तों आपको बताते चलें कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी किस स्थान पर स्थित था? सही जवाब है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको बताते चलें कि कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित था। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी कौन सी थी? हमारा सही जवाब है वैशाली। हमारा अगला प्रश्न है, दीघ निकाय क्या है? सही जवाब है बौद्ध ग्रंथ। दोस्तों आपको बताते चलें कि दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। तो अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? सही जवाब है इसका वस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? सही जवाब है सारनाथ। दोस्तों आपको बताते चलें, महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये शाक के गढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। इनको बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें, परंतु इनका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ। और आपको यह भी बता दें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की ये रचना संबंधित है। हमारा सही जवाब है व्याकरण से। आपको बताते चलें कि बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए, जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा अष्टाध्यायी
नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है? दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है बौद्ध अनुयायियों द्वारा। आपको बताते चलें कि जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक कौन था? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बताते चलें कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सही जवाब है अर्थशास्त्र। आपको बताते चलें कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? सही जवाब है पाटलिपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? सही जवाब है मेगस्थनीज। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? हमारा सही जवाब है धम्महामात। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? हमारा सही जवाब है ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है तमिल। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम कहते हैं। और आपको बताते चलें कि इसकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन कहाँ स्थित है? हमारा सही जवाब है पुदुचेरी। दोस्तों आपको बताते चलें कि अरिकामेडु पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा था। और यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। और यहाँ पर कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? हमारा सही जवाब है ब्राह्मी। दोस्तों आपको बताते चलें कि प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित अरिक्कामेडु का रोमन नाम कौन था? सही जवाब है पोडुका। दोस्तों आपको बताते चलें कि अरिक्कामेडु का रोमन नाम पोडुका था। अरिक्कामेडु, बेरीगाजा, मुसलीपट्टनम और मुजिरम प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। हमारा अगला प्रश्न है, संगम कविताओं में
मूवेंडार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ क्या है? हमारा सही जवाब है तीन मुखिया। दोस्तों आपको बताते चलें कि मूवेंदार का अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहे जाते थे? हमारा सही जवाब है सातवाहन। दोस्तों आपको बताते चलें कि तीनों मुखियाओं चोल, चेर, पांड्य के शासन के लगभग 2000 वर्ष बाद 2100 वर्ष पूर्व पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बालश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? सही जवाब है चीन। दोस्तों आपको बताते चलें, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ। इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा। चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको बताते चलें कि कभी-कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार कौन हैं? हमारा सही जवाब है अश्वघोष। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हमारा सही जवाब है मध्य प्रदेश। आपको बताते चलें कि विष्णु के वराह रूप की मूर्ति एरड़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? सही जवाब है समुद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? हमारा सही जवाब है समुद्रगुप्त। आपको बताते चलें कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा गया है। आपको बताते चलें कि प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। इसमें उसकी विजयों का वर्णन है। इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। और आपको यह भी बताते चलें कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था। वह वीणा भी बजाता था। उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे कहा जाता है? हमारा सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों आपको बताते चलें कि चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया।
इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। ये सिक्के उसी शकों पर विजय के सूचक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे? हमारा सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों आपको बताते चलें कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार में थे। हमारा अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हमारा सही जवाब है हर्षवर्धन। आपको बताते चलें कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तीर्थ यात्री हर्ष के काल में भारत आया था? हमारा सही जवाब है वेनसांग। आपको बताते चलें कि चीनी तीर्थ यात्री वेनसांग, जिसे श्वेनसांग भी कहते हैं, हर्ष के काल में भारत आया। वो काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों आपको बताते चले कि मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। हमारा अगला प्रश्न है, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? सही जवाब है पल्लवों की। आपको बताते चलें कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। हमारा अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? हमारा सही जवाब है ऐहोल। दोस्तों आपको बताते चलें कि चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल थी, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। यह क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता था। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई थी। बादामी को वातापी के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रविकीर्त किसके दरबारी कवि थे? सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसका प्रसिद्ध नाटक है? सही जवाब है कालिदास। आपको बताते चलें कि कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? हमारा सही जवाब है दिल्ली। दोस्तों आपको बताते चलें कि महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। हमारा अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? सही जवाब है चीन। दोस्तों आपको बताते चलें कि कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई।
लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? सही जवाब है तांबा। आपको बताते चलें कि मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु तांबा थी। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गईं, जैसे रांगा, जस्ता तथा सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वो कांसा कहलाई। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? सही जवाब है जौ। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नवपाषाण युग अथवा खाद्य उत्पादक की अवस्था ऐसा समय था जब लोगों के जीवन का ढंग पूरी तरह बदल गया था। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। पौधों में जौ और गेहूं पैदा किए जाने वाले सबसे पुराने अनाज थे। इसके लिए उनका कुछ निश्चित क्षेत्रों में बस जाना आवश्यक था। इससे गांवों और किसान समुदायों का विकास हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई और जो रावी नदी के तट पर स्थित था? सही जवाब है हड़प्पा। आपको बताते चलें कि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल की खोज सिंध, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, के मोहनजोदड़ो में हुई। पुरातत्ववेत्ताओं ने इन प्राचीन नगरों की सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया, क्योंकि ये दोनों नगर और इसी तरह की संस्कृति वाले अन्य स्थल सिंधु की घाटी में मिले थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थान जहां खुदाई में एक डाक या नौका गोदी मिली है, जहां से माल नौकाओं पर लाद कर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल यहां उतारा जाता था, वह स्थल है? हमारा सही जवाब है लोथल। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी? सही जवाब है देवताओं की स्तुति में। आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की। उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यों और पूजा पाठ के बारे में नियम बनाए। इनकी जानकारी 4 वेदों से मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? सही जवाब है पशुपालन। हमारा अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? सही जवाब है अजातशत्रु। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है लुम्बिनी। महावीर के जन्म के कुछ साल बाद शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। वह कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन, नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के पास में पैदा हुए थे। आपको बताते चलें कि बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्षों तक घूमते रहे। कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख हैं और इसका कारण है सांसारिक चीजों के लिए तृष्णा। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। बुद्ध ने अहिंसा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना वर्जित ठहराया और पशुओं की अनावश्यक हत्या को अमानुषिक बतलाया। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था? सही जवाब है बिंदुसार। आपको बताते चलें कि करीब 25 वर्ष तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। कुछ
उल्लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त इसके बाद जैन मुनि बन गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखों में किस राजा का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? सही जवाब है अशोक। आपको बताते चले कि अशोक के अभिलेखों में प्रायः उसे देवनामप्रिय, देवनामपीयदस्य, प्रियदर्शी तथा राजा उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अपने शासन के 12वें वर्ष के बाद अशोक ने राजाज्ञाएं जारी करना शुरू कर दिया। इनमें उसने धर्म, अच्छे शासन और लोगों का एक दूसरे के प्रति बर्ताव जैसे मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इन राजाज्ञाओं को चट्टानों तथा स्तंभों पर खुदवा दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? सही जवाब है अरिकामेडु। हमारा अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। हमारा अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? सही जवाब है 712 ईस्वी। आपको बताते चलें कि 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और उन्होंने पश्चिम भारत पर चढ़ाई करने की धमकी दी, परंतु आज राजस्थान के नाम से जाने जाने वाले प्रदेश के स्थानीय शासकों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी सिंध पर उनका राजनीतिक शासन कायम रहा। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी एशिया से आए अरब व्यापारियों की कई बस्तियां स्थापित हुई थी। यहाँ वे स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। सही जवाब है गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? हमारा सही जवाब है सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? सही जवाब है कर्नाटक के चालुक्यों के। आपको बताते चलें कि दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हमारा अगला प्रश्न है, चोल काल में वेट्टी शब्द किस लिए प्रयोग होता था? सही जवाब है वो कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है किस काल की कृति है? सही जवाब है राष्ट्रकूट काल। आपको बताते चलें कि एलोरा की गुफाओं मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कल्हड़ की रचनाओं के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? सही जवाब है कश्मीर के राजाओं का। आपको बताते चलें कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी एक बृहत संस्कृत महाकाव्य है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। 12वीं सदी का इतिहास जानने का यह एक अच्छा स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? हमारा सही जवाब है कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। आपको बताते चलें
तीनों राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक संघर्षरत रहे, क्योंकि कन्नौज गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्र में अवस्थित था तथा कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी। हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया? हमारा सही जवाब है अल बरूनी। दोस्तों, आपको बताते चलें, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों व प्रांतों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, चोल किनके सामंत थे? सही जवाब है पल्लवों के। आपको बताते चलें, चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? सही जवाब है राजराज। आपको बताते चलें कि तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के द्वारा की गई? हमारा सही जवाब है राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, आपको बताते चलें, गंगई कोंड चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। जब उसकी सेना ने कलिंग पार करते हुए दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्रों को विजित किया, तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम गंगा विजयी चोल का नगर की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मुवेंद वेलन और अरैयार उपाधियां प्रदान की? हमारा सही जवाब है चोल। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? हमारा सही जवाब है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गैरिसन शहर किलेबंद बसाव क्षेत्र होते थे जहां सैनिक रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरै एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजित किया। दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेना नायक मलिक काफूर के नेतृत्व में हुई। उसने इन राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ उनसे वार्षिक कर ही वसूलता था। हमारा अगला प्रश्न है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को कहते हैं? सही जवाब है किबला। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? सही जवाब है गुलाम।
दोस्तों आपको बताते चलें कि गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता था। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके क्या कहलाते थे? सही जवाब है इक्ता। दोस्तों आपको बताते चलें, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे तथा इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। इनका फर्ज था कि ये अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? सही जवाब है खराज। खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वो किस जगह पर था? सही जवाब है दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताते चलें कि अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोजशाही में किया है। हमारा अगला प्रश्न है, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? सही जवाब है काकतीय वंश। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? सही जवाब है कश्मीर। आपको बताते चलें कि रानी दिद्दा कश्मीर की महिला शासिका थी। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी का यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? सही जवाब है दिल्ली एवं आगरा। आपको बताते चलें कि 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था और इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, खुर्रम किसका बेटा था? सही जवाब है जहांगीर। आपको बताते चलें कि राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में शाहजहां कहलाया। इसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह पर कैद कर दिया गया था? सही जवाब है आगरा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? हमारा सही जवाब है अकबर। आपको बताते चलें कि औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था जिसमें उसको मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली। ये सबसे बड़ा कारण था जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? सही जवाब है बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापा मार पद्धति शुरू की? सही जवाब है मराठा शासक शिवाजी ने। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में जब्त
शब्द किस ओर इंगित करता है? सही जवाब है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। दोस्तों आपको बताते चलें कि अकबर के राजस्व मंत्री तोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह जब्त व्यवस्था गुजरात एवं बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाई। हमारा अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण किस पुस्तक में मिलता है? सही जवाब है अकबरनामा। दोस्तों आपको बताते चलें कि अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है और इसका शीर्षक अकबरनामा रखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी जिल्द अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इससे अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है अकबर के सुलह-ए-कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? सही जवाब है अबुल फजल। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया। हमारा अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश। दोस्तों आपको बताते चलें कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है जिसका नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? सही जवाब है अरबी भाषा। हमारा अगला प्रश्न है किस शासक ने देहली-ए-कुहना वर्तमान दिल्ली के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? इस विशाल जलाशय को हौज-ए-सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। हमारा सही जवाब है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था? सही जवाब है शाहजहां। दोस्तों आपको बताते चलें 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने यहाँ लाल बलुए पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया जो लाल किले के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले में शाहजहां ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? सही जवाब है शाहजहां। हमारा अगला प्रश्न है शाहजहां के शासनकाल में चहल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? सही जवाब है दीवान आम और दीवान खास। हमारा अगला प्रश्न है मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के बांग्ला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? सही जवाब है बंगाल। दोस्तों आपको बताते चलें मुगल शासकों ने अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत निर्माण की तकनीक बांग्ला गुंबद को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बनाया।
हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरादुरा क्या है? सही जवाब है संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक। हमारा अगला प्रश्न है, चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? सही जवाब है कांस्य मूर्तियों के निर्माण में। दोस्तों आपको बताते चलें, चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई जाती थीं। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वो पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वो धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किसे सूचित करते हैं? सही जवाब है दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? सही जवाब है व्यापारी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है तथा इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हमारा सही जवाब है हम्पी। दोस्तों आपको बताते चलें, हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ये नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी, जो कि वर्तमान कर्नाटक में है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरों शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था? सही जवाब है मुस्लिम सौदागरों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही जवाब है हम्पी। दोस्तों आपको बताते चलें, विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के राजा कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तछित स्तंभों से संगीतमय स्वर निकलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है हम्पी। हमारा अगला प्रश्न है, 14वीं 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा? सही जवाब है रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। आपको बताते चलें, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। वो 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? सही जवाब है सूरत। अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था? सही जवाब है गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर। दोस्तों आपको बताते चलें, दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाकर 1565 में तालीकोटा का युद्ध
इसे राक्षस तगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। वे विजयनगर के शासक राम राय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी तथा विजयनगर को लूटकर ध्वस्त कर दिया। इस संघ में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर के शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है, 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफी प्रयत्न किया? सही जवाब है मसूलीपट्टनम। दोस्तों, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं सदी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि तब तक यह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में मुंबई, कोलकाता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? सही जवाब है भारतीय कारीगर एवं सौदागर दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, बंजारे कौन थे? सही जवाब है व्यापारी। दोस्तों, आपको बताते चलें, बंजारा लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। एक टांडा में कई परिवार होते थे। हमारा अगला प्रश्न है, गोंड राज गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? सही जवाब है अकबरनामा। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया, तब उनका सामना किससे हुआ? सही जवाब है रानी दुर्गावती। हमारा अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफी मात्रा में धन कमाया गया? सही जवाब है हाथी। हमारा अगला प्रश्न है, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? सही जवाब है म्यांमार। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूइयां भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? सही जवाब है श्रमिक। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वह पाइक कहलाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था तथा 1660 तक आते आते वह उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे? सही जवाब है अहोम। दोस्तों, आपको बताते चलें, अहोम समाज ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कई जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था और एक बड़े राज्य का निर्माण किया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? सही जवाब है कुल। हमारा अगला प्रश्न है, नयनार एवं अलवर संतों ने भी भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? सही जवाब है दक्षिण भारत। हमारा अगला प्रश्न है, तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन हैं? सही जवाब है नयनार संतों के। हमारा अगला प्रश्न है, अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं? सही जवाब है
दिव्य प्रबंधम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? सही जवाब है अद्वैतवाद। आपको बताते चलें, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा, जो एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना, ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है रामानुजाचार्य। आपको बताते चलें, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? सही जवाब है महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था? सही जवाब है नरसिंह मेहता। आपको बताते चलें कि नरसिंह मेहता प्रसिद्ध गुजराती संत थे, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना द्वारा किया। इन्होंने ही प्रसिद्ध भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? सही जवाब है विद्वान। हमारा अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? सही जवाब है मध्य एशिया। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है? सही जवाब है सूफी संतों का निवास स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? सही जवाब है अवधी। आपको बताते चलें कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा अवधी में की है। यह उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बरवय रामायण आदि की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? सही जवाब है शंकर देव। आपको बताते चले कि असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो मूर्ति पूजा एवं कर्म कांड के विरोधी थे, उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया, किंतु उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया। साथ ही असमिया भाषा में नाटक एवं कविताएं लिखी। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है तलवंडी। आपको बताते चलें कि बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 का जन्म तलवंडी, पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? सही जवाब है गुरु अंगद। आपको बताते चलें 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। हमारा अगला प्रश्न है,
गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई? सही जवाब है गुरुमुखी। हमारा अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों आपको बताते चलें कि 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ, खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनैतिक सत्ता बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है, उसका निर्माण किसने किया था? सही जवाब है गुरु रामदास। आपको बताते चलें कि पूरा अमृतसर शहर रामदासपुर शहर गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा है तथा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर भी सरोवर के बीचों बीच अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वह 3 शब्द कौन थे? सही जवाब है नाम, दान और स्नान। दोस्तों आपको बताते चलें कि गुरु नानक ने अपने उपदेश का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? सही जवाब है बंगाल। दोस्तों आपको बताते चलें, चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया? सही जवाब है जर्मन। हमारा अगला प्रश्न है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया? सही जवाब है मलयालम। हमारा अगला प्रश्न है, मणिप्रवालम क्या है? सही जवाब है भाषा शैली। आपको बताते चलें, मणिप्रवालम एक भाषा शैली है। 14वीं सदी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ 2 भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? सही जवाब है ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? सही जवाब है कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले लोग। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी है? सही जवाब है कथक। दोस्तों आपको बताते चलें, कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भूभाग से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ था? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? सही जवाब है पहाड़ी लघु चित्रकला। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? सही जवाब है संस्कृत। आपको बताते चलें, बंगाली भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? सही जवाब है बंगाल।
दोस्तों, संस्कृत महाकाव्यों का बंगाली भाषा में किए गए अनुवाद को मंगल काव्य कहा गया। शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब है बंगाल। आपको बताते चलें कि बंगाल में मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्पर झोपड़ियों की तरह दो चाला, दो छतों वाली या चौचाला, चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा? सही जवाब है दिल्ली। दोस्तों, आपको बताते चलें कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में पैदा हुए आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूटा। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहते हैं, के शासनकाल के दौरान हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया? सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली। दोस्तों, आपको बताते चलें, नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्य अवध, बंगाल एवं हैदराबाद का उदय हुआ, उन्होंने राजस्व कर वसूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई? सही जवाब है इजारेदारी। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? सही जवाब है सतलज यमुना के बीच के क्षेत्र में। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों से संबंधित मिस्ल क्या थे? सही जवाब है योद्धाओं का समूह। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मिस्ल सिख योद्धाओं के समूह थे। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिस्लों में संगठित किया। इन जत्थों और मिस्लों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। हमारा हमारा अगला प्रश्न है, सिख व्यवस्था का संबंध किससे है? सिख से। आपको बताते चलें कि सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? सही जवाब है लाहौर। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किससे था? सही जवाब है मराठा। हमारा अगला प्रश्न है, 1761 में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण था। सही जवाब है मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना।
दोस्तों आपको बताते चलें कि साम्राज्य विस्तार के लिए मराठों के द्वारा किए गए सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। साम्राज्य विस्तार के द्वारा मराठों को संसाधन का भंडार तो मिल गया, मगर इसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। हमारा अगला प्रश्न है, किस जाट नेता के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा? सही जवाब है सूरजमल। दोस्तों आपको बताते चलें कि सूरजमल के राज में भरतपुर राजस्थान शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। हमारा अगला प्रश्न है, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह बनाया? सही जवाब है दीग, जिसे डीग भी कहते हैं। दीग के किले का निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया है। वहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया। वहीं दीग में अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया गया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थीं। हमारा अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था, तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था? सही जवाब है मराठा और सिख। दोस्तों आपको बताते चलें कि 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था, तब उसके पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 सैनिक मराठों से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते वह मुगलों से लड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी? सही जवाब है तंजौर। दोस्तों आपको बताते चलें कि चोलों का राज्य कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भागों तक विस्तृत था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी तंजौर थी। बाद में आधुनिक चेन्नई के निकट कांचीपुरम को राजधानी बनाया गया। कुछ समय तक गंगईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी रही। हमारा अगला प्रश्न है, 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए किस देश भेजा गया था? सही जवाब है चीन। हमारा अगला प्रश्न है, कंबन की रामायण का किस भाषा में अनुवाद किया गया? सही जवाब है तमिल। आपको बताते चलें कि कंबन की रामायण मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई, इसका तमिल भाषा में अनुवाद किया गया था। तमिल दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। इस क्षेत्र में कन्नड़ भी एक प्रसिद्ध भाषा थी। आपको बताते चलें कि कवि पंप, पौन और रत्न कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कहे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के त्रिदलीय संघर्ष में कौन से राज्य सम्मिलित थे? सही जवाब है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिहार राजा भोज ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? सही जवाब है वैष्णव धर्म। दोस्तों आपको बताते चलें कि राजा भोज प्रतिहार राजवंश का एक प्रभावशाली शासक था। उसने 836 ईस्वी से 882 ईस्वी तक राज किया। भोज अपनी साहित्यिक रुचि और वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। राजा भोज ने आदि वराह की पदवी भी धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? सही जवाब है चंद्रबरदाई। दोस्तों चंद्रबरदाई चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि थे। चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की। यह एक गाथा गीत है जो वीर रस पर लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम है? सही जवाब है शाहनामा। दोस्तों आपको बताते चलें कि फिरदौसी महमूद गजनी के राज्य में रहता था। शाहनामा इन्हीं का प्रसिद्ध महाकाव्य है।
महमूद गजनी कला का प्रेमी था। उसने अनेक राज्य कवियों को संरक्षण के साथ ही स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहन दिया। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? सही जवाब है मोहम्मद गौरी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी में चित्रकला की वह कौन सी शैली थी जो मुगल काल में अत्यधिक प्रचलित हुई? सही जवाब है लघु चित्र। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश से थे? सही जवाब है ममलूक वंश। दोस्तों आपको बताते चलें कि दिल्ली के सुल्तानों में आरंभिक सुल्तान ममलूक वंश के थे। इन शासकों में सबसे पहला मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है? सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? सही जवाब है आगरा। हमारा अगला प्रश्न है, किस लोदी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया? सही जवाब है इब्राहिम लोदी। हमारा अगला प्रश्न है, एकता प्रणाली संबंधित थी? सही जवाब है किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान। हमारा अगला प्रश्न है, किन दो भाषाओं के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा बनी? सही जवाब है हिंदी और फारसी। दोस्तों आपको बताते चलें कि हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू बनी। उर्दू का शाब्दिक अर्थ है शिविर। विभिन्न मातृभाषाओं वाले सैनिक परस्पर वार्तालाप के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे उर्दू कहने लगे। उर्दू का व्याकरण हिंदी व्याकरण के समान ही था, पर उसके शब्द फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं से लिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीदर का मदरसा किस शैली का उदाहरण है? सही जवाब है फारसी। हमारा अगला प्रश्न है, सुल्तान हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सुदूर दक्षिण के किस नगर का दुआर्ते बारबरोसा, नुनेज तथा पेइस जैसे विदेशी यात्रियों ने वर्णन किया है? सही जवाब है हम्पी नगर। दोस्तों आपके बताते चलें कि हम्पी नगर अपने ऐश्वर्य वैभव के लिए प्रसिद्ध था, जिसका वर्णन दुआर्ते बारबरोसा, नुनेज तथा पेइस जैसे विदेशी व्यापारियों ने किया है। सुदूर दक्षिण में विजयनगर शासकों ने वास्तुकला निर्माण में पर्याप्त ध्यान दिया। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से थे? सही जवाब है लोदी सरदार और राजपूत शासक राणा सांगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया? सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों आपको बताते चलें कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। उसने पंजाब, दिल्ली और बिहार तक गंगा के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया था। बाबर ने अफगान सरदारों और मेवाड़ शासक राणा सांगा के साथ खानवा युद्ध को भी पराजित किया। सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। आपको बताते चलें कि शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। बाद में एक शेर को मार डालने के बाद उसका नाम शेर खां पड़ा। वो एक सरदार का पुत्र था जिसकी एक छोटी जागीर जौनपुर के पास थी। हुमायूं को पराजित करने के बाद वह भारत का बादशाह बना। हमारा अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन स्थानों को जोड़ती थी? सही जवाब है पेशावर से कोलकाता। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था?
सही जवाब है 1498 ईस्वी में। आपको बताते चलें कि वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। वह अफ्रीका की दक्षिणी नोक आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटकर 1498 ईस्वी में भारत कालीकट के तट पर पहुंचा। हालांकि वास्को डी गामा से पहले एक अन्य पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज 1488 ईस्वी में अफ्रीका की दक्षिण नोक आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी? सही जवाब है कोलंबस। तो स्पेनिश यात्री कोलंबस सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में अमेरिका द्वीप पर पहुंचा। हालांकि सभी अमेरिकी महाद्वीप की जानकारी न होने के कारण उसने उसको भारत का ही भाग समझकर वेस्ट इंडीज कहा। कुछ समय बाद 1497 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुकी ने भी अमेरिका की यात्रा की। अब तक उस समय के भूगोलवेत्ता यह जान गए थे कि वह अमेरिका महाद्वीप था, एशिया नहीं। अतः उसका नामकरण अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर अमेरिका हुआ। बाद में 1519 ईस्वी में जब मैगेलन ने संसार के चारों ओर समुद्र यात्रा की तो अमेरिका महाद्वीप का अस्तित्व सिद्ध हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? सही जवाब है हेमू। दोस्तों आपको बताते चलें कि अकबर का सबसे पहला संघर्ष हेमू से हुआ। हेमू अफगान राजाओं में से एक का सेनापति था। अकबर की तरफ से उसके संरक्षक बैरम खान ने सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई और दिल्ली और आगरा मुगलों को पुनः प्राप्त हो गया। ध्यान रहे कि सन 1556 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया तब वह केवल 13 वर्ष का था। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? सही जवाब है जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी स्वयं लिखी, जिसमें उसकी सुंदर फारसी शैली देखी जा सकती है। इस रचना में जहांगीर का व्यक्तित्व देखा जा सकता है। उसको चित्रकला का भी अच्छा ज्ञान था। उसके दरबार में अनेक श्रेष्ठ चित्रकार थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया? सही जवाब है 1611 ईस्वी। आपको बताते चलें कि 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। नूरजहां राज्य प्रशासन में रुचि रखती थी। प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में जहांगीर उसकी राय लेता था। अंत में वह इतनी शक्तिशाली हो गई कि राज्य के सिक्कों में जहांगीर के नाम के साथ उसका नाम भी लिखा जाने लगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था? सही जवाब है सर टॉमस रो। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? सही जवाब है अफजल खां। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने संधि की? सही जवाब है जयसिंह। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? सही जवाब है दारा शिकोह। शहजादे दारा शिकोह ने सन 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और इस प्रकार यूरोप के दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन का प्रथम बार अध्ययन किया। दारा शिकोह धर्म और दर्शन पर भी लिखता था। सूफी और वेदांत दर्शन पर उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उसने दोनों दर्शनों की समानता दिखलाई है। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम ने। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? सही जवाब है पुर्तगाली। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था? सही जवाब है पुर्तगालियों से। हमारा अगला प्रश्न है, पांडिचेरी में किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? सही जवाब है फ्रांस।